देखिए दीदी, ओ दीदी, खत्म हुआ खेला, अब आएगा जनता का फैसला। क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। बहुत हुआ वार पलटवार, अब जनता बताएगी किसकी बनेगी सरकार। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे आने में सिर्फ कुछ घंटों का है इंतजार। क्या बंगाल में ममता लगा पाएंगी हैट्रिक? क्या असम में बनी रहेगी बीजेपी की सरकार? केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी की जनता का फैसला आएगा सामने। भारी सुरक्षा और कोरोना की नई गाइडलाइंस के बीच वोटों की गिनती। आज जनता बताएगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर हमारी ये बड़ी और सबसे संवेदनशील कवरेज। आज नतीजों का दिन है। बहुत से नतीजों पर आपकी निगाहें होंगी। आप जानना चाहते होंगे कि 4 लाख का जो आंकड़ा कोरोना का पहुंचा है उसके पीछे की वजह क्या है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? ये आंकड़ा रुकेगा कब? वो आंकड़े लगातार आपको दिन भर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वो आंकड़े भी जिसके जरिए ये तय होगा कि मैंने तो वोट दे दिया लेकिन मुझे टीका कब लगेगा। जी हाँ, जनता ने अपनी ड्यूटीज निभाई हैं, मतदान में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उस जनता को अब उसके अधिकार के तौर पर एक वैक्सीन चाहिए, टीका चाहिए, जिसकी तरफ सबकी निगाहें होंगी। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। सबसे संवेदनशील तरीके से तमाम आंकड़े आज दिन भर आपको दिखाएंगे। बहुत से सहयोगी मेरे साथ इस कवरेज में जुड़ेंगे जो न सिर्फ चुनाव की बात करेंगे बल्कि कोरोना के आंकड़ों की बात भी करेंगे, वैक्सीन के आंकड़ों की बात भी करेंगे। वैक्सीन का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन क्या वैक्सीन वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंची है? क्या वैक्सीन लग रही है? इस पर भी हम सबकी निगाहें दिन भर रहने वाली हैं और उन तमाम लोगों से सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार देश में ये कोविड क्यों फैला, ये दूसरी लहर क्यों आई, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। इन तमाम सवालों के जवाब दिन भर हमारी सबसे संवेदनशील कवरेज में आपको मिलते रहेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुमाना इस चर्चा में रहेंगी। रुमाना हिसार खान, बहुत बहुत स्वागत है रुमाना आपका। मेरी एक और सहयोगी शोभना यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे अपने सहयोगी, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट, खासकर पश्चिम बंगाल के मामलों के पंकज झा, जिन्होंने काफ़ी वक्त गंवाया चुनाव कवरेज करने में, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और हम सब #मास्क अप इंडिया के जरिए आपके साथ रहेंगे, मास्क लगाए हुए हैं। हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से विजय विद्रोही जी जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। और अगर आप घर में हैं तो घर में भी मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि अब तो हर जगह मास्क पहनने की बात की जा रही है। आज मास्क के जरिए ये पूरी कवरेज आपके सामने आएगी। हम भले ही मास्क पहने हो, लेकिन लोगों ने अपने चेहरे पे जो नकाब पहने हैं उनका आज पर्दाफाश करने का दिन भी है। तो इसीलिए आंकड़ों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। किस तरीके से आंकड़े आपके सामने आएंगे दिन भर आज, ये बताएंगी मेरी सहयोगी रुमाना। तो जैसा कि सुमित जी ने बताया कि ये कवरेज हमारी बेहद संवेदनशील। देखिए, चुनाव का खेल खत्म, आज नतीजों की बारी। लेकिन महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए हो जाता है कि चुनाव के खेल खत्म होने के बावजूद कोरोना का जो खतरनाक खेल है वो देश में जारी है। कई घरों में मातम पसरा हुआ है, देश में हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन, प्राणवायु वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जरूरी दवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और इस सब के बीच आज नजर 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर भी। और क्योंकि हम आपके लिए आंकड़े लाए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चुनाव की बड़ी कवरेज लेकर आए हैं पूरी संवेदनशीलता के साथ,
और वो संवेदनशीलता आपको इस वक्त एबीपी न्यूज की हमारी इस टेलीविजन स्क्रीन को देखकर समझ में आएगा, क्योंकि एक तरफ जो हम टैली आपके लिए लेकर आते हैं, जहां चुनाव के वो नतीजे, वो आंकड़े, वो नंबर जिसका इंतजार रहता है नतीजों वाले दिन, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, वो टैली आपको दिख रही है। साथ ही साथ आपको उसी राज्य का दिखेगा कोरोना मीटर। जी हां, जिस तरीके से आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर की पट्टी में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी, किस गठबंधन को कितना बढ़त, ये आपको ऊपर की पट्टी में दिखेगा। जिस तरीके से टीएमसी अभी 0-0-0 आपको दिख रहा है, टीएमसी 0, बीजेपी +0, कांग्रेस +0, अन्य 0। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, ये जो डिजिट है वो बदलना शुरू हो जाएगी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे की पट्टी में आप पश्चिम बंगाल का ही कोरोना मीटर भी देखेंगे और वैक्सीन मीटर भी देखेंगे। तो ये पूरी तैयारी है हमारी संवेदनशीलता के साथ, देश का पूरा हाल आपको दिखाएंगे। नीचे की पट्टी में ही देश का कोरोना मीटर कि पिछले 24 घंटे में कितने नए मरीज सामने आए हैं, मौत का आंकड़ा कहां पर पहुंचा, और साथ ही कोरोना से जंग में वैक्सीन मीटर, कितने लोगों तक वैक्सीन पहुंची। कल 1 मई था, मतलब वो अभियान देश में 18 साल से 44 साल तक वालों को वैक्सीन पहुंचाने का वो भी शुरू हो चुका है। और इसी तरीके से टेलीविजन स्क्रीन के राइट और लेफ्ट में आप देखेंगे बाकी 4 राज्यों का हाल। राइट और लेफ्ट में बाकी 4 राज्य मतलब तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, वहां के नतीजे भी आते रहेंगे। और जिस वक्त आप वहां के नतीजे देख रहे होंगे, लगातार साथ के साथ आप कोरोना मीटर भी देख पाएंगे। जिस तरीके से इस वक्त तमिलनाडु का वैक्सीन मीटर आप देख रहे हैं, चुनाव शुरू हुआ 16,073 वैक्सीन लग चुकी थी। और इसी तरीके से पुडुचेरी देखिए आप, चुनाव शुरू हुआ 665, चुनाव खत्म हुआ 3,150 वैक्सीन लग चुकी। कोरोना मीटर देखिए अब आ गया। असम में किसको कितनी बढ़त, ये आप देखेंगे एक तरफ, और साथ ही साथ कोरोना मीटर भी आप देखेंगे, वैक्सीन मीटर भी आप देखेंगे, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने वोट दे दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन नंबर कब आएगा वैक्सीनेशन का? भाई नतीजे आज आ जाएंगे चुनाव के, लेकिन वैक्सीनेशन मीटर क्या आगे बढ़ पाएगा? ये वो सवाल है जो इस वक्त देश के मन में है। और इसीलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ नतीजों का हाल और साथ ही साथ देश में कोरोना का हाल, एक संतुलन बनाने की कोशिश, ये सुमित जी हमारी स्क्रीन में। बिल्कुल, इस बीच में हमारे साथ पंकज झा भी मौजूद है रोमाना। और पंकज झा वो शख्स हैं, जब कोविड की दूसरी लहर नहीं आई थी उसके पहले पंकज झा काफ़ी दिनों तक पश्चिम बंगाल में घूमे, पश्चिम बंगाल की ज़मीन को तलाशा और ये समझने की कोशिश की इस पूरे अपने दौरे के दौरान पंकज कि आखिरकार वहाँ होने क्या वाला है। आप जब थे पंकज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तब ये सोचा नहीं था कि 2 मई को जब नतीजों की बात होगी तो हमको स्क्रीन पर ये टैली दिखानी पड़ेगी कि एक तरफ कोरोना का मीटर चल रहा है, एक तरफ वैक्सीनेशन का मीटर चल रहा है और एक तरफ चुनावी का मीटर चल रहा है, नतीजों का मीटर चल रहा है। साफ तौर पर इन चुनावों की वजह से क्या आपको इस बात का आभास हुआ था कि नेताओं को ज़रा सा भी इल्म है कि वो देश में कोविड की लहर को पनपा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? जब बंगाल चुनाव में हम वहाँ गए थे, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तब वोटों की मतलब पहले दौर का मतदान भी नहीं हुआ था, तब तक वहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आएगी और ये लहर एक तरीके से पूरे देश में कोहराम मचा देगी। और सुमित, वहाँ पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था और वो जो कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का कहीं भी किसी भी रैली, रोड शो या कि जब नामांकन करने जाते थे उम्मीदवार, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता था। नेता जो बड़े हैं वो मास्क लगाते थे, लेकिन हम देखते हैं ना ठुड्डी के नीचे वो रस्म अदायगी के तौर पर मास्क लगाया करते थे। बिल्कुल कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर हम कंपेयर करें दूसरे राज्यों से, कुछ राज्यों से, अगर वहाँ टेस्टिंग और ट्रैकिंग हो रहा होता तो शायद आज वहाँ जो कोरोना की जिस तरीके से अभी विस्फोट हुआ है, अगर पहले इस बात के संकेत मिल गए रहते। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा सुमित, कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासतौर से मैं चुनाव आयोग का भी नाम लेना चाहूँगा, कोलकाता हाईकोर्ट का भी, जो बाद में चेती, अगर ये पहले से संज्ञान ले ली रहती तो शायद हालात बेहतर होते। बिल्कुल, ये सब हम बातों को समझ में आ रहा था कि चुनाव के जरिए कोविड फैल सकता है, पर लेकिन चुनाव आयोग न जाने किस धुन में था, किस जिद में था या क्या वो चाह रहा था, ये वही समझा सकता है। और चुनाव आयोग के जिस तरीके के आरोप मद्रास हाईकोर्ट ने लगा दिए चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, मर्डर के चार्जेस चले जाइए, आप समझ सकते हैं किस हद तक गुस्सा इस वक्त देश के अंदर है। इसीलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ ये कवरेज आप देखेंगे, कोई हबड़ तबड़ नहीं, लेकिन सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे जो तमाम नेता यहाँ आकर बैठेंगे और अपनी
जीत पर खुशी जताने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलेंगे सीधे मेरी सहयोगी शोभना के पास, जो इन चुनावों की बड़ी बातों से हमको वाकिफ कराएंगी। शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और जैसा कि सुमित जी ने कहा ही कि हम बहुत गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ इन आंकड़ों को आपके सामने रखेंगे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने हैं, वोटर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और तमाम वो लोग जिन्होंने वोट दिया है उन्हें इंतजार है कि उनके राज्य में कौन सत्ता पर काबिज होगा, किसको सत्ता मिलने जा रही है। कोरोना का आंकड़ा भी राज्यों में लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये लीजिए चुनाव नतीजे की जो बड़ी बातें हैं, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो टैली भी लगातार हम आपके लिए लेकर आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। भीषण कोरोना काल में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कोरोना का आंकड़ा एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ 5 राज्यों में कौन सरकार बनाएगा ये हमें पता चलेगा। काउंटिंग में कोरोना के नियमों का पालन बेहद जरूरी है। तमाम हाई कोर्ट्स ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। जीत के बाद जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी है, यानी किसी भी तरीके का कोई जुलूस, किसी भी तरीके का कोई रोड शो निकालने की इजाजत नहीं होगी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, ये बड़ी बातें हमने आपको समझाई। और अब मैं रुक करूंगी सुमित का। सुमित, बड़ी बातें तो हमने बता दी हैं और अब इंतजार 8 बजने का, पहला आंकड़ा आना शुरू होगा, तब तक हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल, और करीब 1 घंटे और 49 मिनट का वक्त बाकी है जब 8 बजेंगे और चुनावी नतीजे हमारे सामने आएंगे। शोभना, आपके पास लगातार आते रहेंगे क्योंकि आंकड़े आप समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन इस वक्त सीधे ले चलेंगे अपने दोस्तों को। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बारी बारी से उनके पास चलते हैं। कुंतल चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने इस चुनाव को कवर किया, कोलकाता से मेरे साथ हैं। रशीद किदवई साहब हैं, एक्सपर्ट हैं, जाने माने पत्रकार हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन कुंतल, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा, आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने अब नतीजों के दिन के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, बहुत सारे नियम बना दिए हैं कि आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी होगी, तभी आप काउंटिंग सेंटर में जा सकते हैं। वहाँ पर भीड़ मजमा नहीं लगेगा, जुलूस नहीं निकलेगा। क्या आप ये सब चीज़ें अब देख पा रहे हैं? क्या वाकई में इस पर गंभीरता से अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुंतल। हाँ बिल्कुल, इस तरह का जो नियमों का पालन करना है वो यहाँ के जो स्टेट पुलिस है वो पालन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए त्रिस्तरीय यहाँ सिक्योरिटी टायर रखा गया है, त्रिस्तरीय मतलब सिक्योरिटी टायर रखा गया है। वो पहले बाहर है लोकल पुलिस और अंदर स्टेट आर्म्ड पुलिस और उसके अंदर सेंट्रल फोर्स। इसको क्रॉस करके हर पोलिंग जो एजेंट्स है यहाँ उनको जाना पड़ेगा। और एजेंट्स जो भी अंदर जाएंगे उनके हाथ में सिर्फ पेन और पेपर रहेगा। 2 एजेंट्स के बीच में एक एजेंट जो बैठेंगे, जैसे कि फ़्लाइट में नियम है, उनको PPE किट पहनना होगा और हाथ में ग्लव्स रखना है, फिर फेस शील्ड भी उनको पहनना होगा। ये सारे नियमों का यहाँ नियम रखा गया है और नियमों का पालन करना है। और देखना ये होगा कि पूरे दिन में इस तरह के नियमों का किस तरह से पालन किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि 108 काउंटिंग सेंटर हैं और इसके लिए 242 कंपनी सेंट्रल फोर्स को रखा गया है। लेकिन आज सुमित जी शायद ये काउंटिंग में थोड़ा बहुत देरी ज़रूर हो सकता है, जैसा कि देखा गया था बिहार चुनाव में। वजह यह है कि जो पोस्टल बैलेट्स है, पोस्टल बैलेट्स इस बार ज़्यादा है बंगाल चुनाव में, क्योंकि 80 साल के ज़्यादा उम्र के लोग इस बार पोस्टल बैलेट में वोट किया है और जो फिजिकली चैलेंज है वो भी वोट किया है। इस वजह से इस बार मुझे लग रहा है कि काफ़ी देरी हो सकते हैं काउंटिंग में। चलिए कुंतल, आप नज़र रखिएगा, हम उस पर भी नज़र रखेंगे। और वैसे भी बहुत ही क्लोजली फाइट कॉन्टेस्ट है ये, बहुत ही करीबी के मुकाबला है बीजेपी और TMC के बीच। करीब 100 ऐसी सीटें हैं जो हमारे एग्जिट पोल में भी आई थी, जो बहुत करीबी से इसमें तय होने वाला है, जिसमें 3% का अंतर होगा बीजेपी और TMC के बीच हार और जीत का, जैसा कि अंदाज़ा एग्जिट पोल में लग रहा था। तो वाकई में आज दिन लंबा हो सकता है। नतीजे कब तक साफ होंगे, तस्वीर कब तक साफ होगी नई विधानसभा की, खासकर पश्चिम बंगाल में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विजय विद्रोही के पास चलते हैं। विजय जी, चुनाव आयोग के एक एक कदम पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और जयपुर में भले ही बैठे हैं, लेकिन आज की इस इंटरनेट के ज़माने में उनकी तीखी और पैनी डिजिटल नज़र जो है वो चुनाव आयोग के तमाम गतिविधि पर लगी हुई है। विजय विद्रोही जी, आप ठीक तो हैं? और पहले बात ये बताइए कि चुनाव आयोग इतनी ज़्यादा डांट पीटी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया चुनाव आयोग को? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि चुनाव आयोग वैसे भी माना जाता है कि उसके पास दांत नहीं है, लेकिन जो छोड़े वो दांत भी हैं उससे उसने काटना बिल्कुल छोड़ दिया है।
ये दो चीजें हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की, उसके बाद चुनाव आयोग मद्रास हाईकोर्ट में जाके कहता है साहब मीडिया को रिपोर्टिंग मत करने दीजिए, जो आप मौखिक टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी छवि को धूमिल मत होने दीजिए। लेकिन अपनी छवि खुद चुनाव आयोग ने धूमिल करवाई। आप बताइए कि जब नेता, बड़े बड़े नेता किसी भी पार्टी के हो, बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए चुनाव रैलियों में भाग ले रहे थे, तब चुनाव आयोग ने क्या कोई नोटिस जारी किया? वो नोटिस जारी करना उनके अख्तियार में था, हक में था। क्यों नहीं जारी किया? क्यों किसी को पाबंद नहीं किया? क्यों किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की नहीं की? क्यों किसी का नाम नहीं लिया? इतना सभी चुनाव आयोग कर देता, जैसा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि आप सेशन के 10% का भी काम कर देते तो बेहतर रहता। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का ने जो अपने पैरों पर ही एक तरह से कुल्हाड़ी मारी, और दूसरा जो लोग ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहते हैं कि जिस जगह कोरोना चुनाव नहीं था वहां भी तो कोरोना फैला, लेकिन आप यहाँ ये चीज फर्क समझना होगा कि देश भर के लोग बंगाल में, असम में रैलियों को देख रहे थे। जब वो रैलियों को देख रहे थे अपने घर बैठे, जैसे मैं जयपुर में देख रहा था रैली को टीवी पर, और उसमें मैं देखता हूं कि मेरे नेता मास्क नहीं पहन रहे, मेरे नेता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे मन में ये रहता था कि ठीक है अभी इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया, नेता ये सब नहीं कर रहे, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो उसका ये दूसरा गलत इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट जयपुर तक, मुंबई तक, केरल तक पहुंच रहा था। बिल्कुल, लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। पुरानी कहावत है कि जो नेता होता है उसको खुद आगे आके लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन अगर नेता ही ऐसी उदाहरण नहीं पेश कर रहा है, ऐसी मिसाल नहीं पेश कर रहा है जिससे कोरोना की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए, बल्कि लड़ाई अगर ढीली पड़ जाए, लापरवाही आ जाए स्वभाव में, व्यवहार में, वो दिक्कत होती है। एक क्विक रिएक्शन रशीद किदवई का ले लेते हैं। रशीद भाई, एक जल्दी से बता दीजिए आज के आंकड़े आपके लिहाज से क्या होने वाले हैं, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में? मुझे लगता है सब जगह एक साफ तस्वीर आएगी। मतलब एक राजनीतिक दल, उसका समूह गठबंधन जो है वो जीतेगा और दूसरा हारेगा। मतलब ये बिल्कुल जो हम कहते हैं कांटे का मुकाबला, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस अंदाज में चुनाव लड़ा गया है, मैं असम गया था, मैंने वहाँ चुनाव देखा, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल दोनों पक्ष जो हैं जैसे बिहार में हुआ कि बराबरी पे ख़त्म हो, ऐसा मुझे मुश्किल लगता है। तो जो भी दल जीतेगा वो, अभी मैं क्योंकि नतीजे आने वाले हैं इसलिए मैं ज़्यादा उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक डिसाइसिव विक्ट्री होगी। और इलेक्शन कमीशन देखिए बहुत बड़ा दोषी है, क्योंकि संविधान में सुमित कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उसे आम राय बनानी होगी या राजनीतिक दलों से उसको उसकी सहमति लेनी होगी। वो तो अंपायर था, ऑन फील्ड अंपायर था, उसको खुद नियम तय करने थे। मैं उस बात से बिल्कुल नहीं करता कि चुनाव नहीं होने चाहिए। यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ जब ये महामारी फैली हुई थी, लेकिन उसके कायदे, नियम और गाइडलाइंस के तहत चुनाव हुआ। क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हुई हर राजनीतिक जो रैली होती थी उसकी, और उसमें उस राजनीतिक दल के लोगों को, उसके प्रबंधकों को जिम्मेदार ठहराया जाता? ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता था। और हमने उदाहरण देखे हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं की बहुत बड़ी बड़ी ई रैलीज हमने देखी हैं, उनके ई कैंपेन देखे हैं, हमने बड़ी बड़ी इंटरनेशनल समिट वेबिनार्स देखे हुए हैं जिसमें राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं, अपोजिशन के नेताओं की बड़ी बड़ी मीटिंग्स देखी हुई हैं जहां देश भर से नेता जुड़ते हैं और वो वर्किंग कमेटी की बैठकें होती है। सवाल ये है कि जब तमाम सुविधाएं थीं, आप ई कैंपेन कर सकते थे, फिर आपने क्यों जनता को हजारों लाखों की संख्या में चुनावी रैलियों तक बुलाया, और न सिर्फ बुलाया बल्कि अब कोरोना की इस आग में धकेल दिया है। पूरा हिंदुस्तान आज की तारीख में अगर त्राहिमाम कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी वजह चुनाव की ये रैलियां थी, और चुनाव आयोग अपने हाथ आसानी से नहीं धो पाएगा इस पाप से। ये इल्ज़ाम उसके सर पर हमेशा रहने वाला है। एक बार फिर शोभना यादव के पास चलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की साख दांव पर भी लगी है इन चुनाव में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव क्या इशारा करेंगे, नतीजे क्या इशारा करेंगे, बता रही हैं शोभना। बिल्कुल सुमित, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की लड़ाई बीजेपी ने लड़ी है और सारा का सारा दारोमदार आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर होता है, तो मोदी के लिए नतीजों के क्या मायने हैं। बंगाल में बीजेपी जीती तो मोदी का कद
और बढ़ेगा। 2024 के लिए एक और राज्य जो है वो मोदी के लिए एक अच्छा बैटल ग्राउंड तैयार हो जाएगा। बंगाल जीते तो पहली बार वहां बीजेपी की सरकार होगी। अभी तक कभी भी बीजेपी की सरकार रही नहीं है, लेफ्ट या टीएमसी रहे हैं। जीते तो कोरोना काल में दुगनी जिम्मेदारी, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी अगर हार जाती है तो बंगाल जीत का जो सपना है, जो पिछले 2 सालों से जिस तरीके की जंग लड़ी जा रही है, उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी ममता बनर्जी को चुनौती दे सकती है बीजेपी, अगर ये नतीजे बीजेपी के हक में आते हैं। अब ममता के लिए क्या मायने हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान जैसे कि खेला होवे और दीदी ओ दीदी के नारे लगे। जीती तो मोदी विरोधी सबसे बड़ा चेहरा, यानी एकजुट अगर विपक्ष होता है तो ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा बन सकती हैं। जीती तो लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होंगी। अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो अकेले अपने दम पर बीजेपी को हराएंगी। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो सबसे बड़े उनका सपोर्ट सिस्टम थे वो बीजेपी में चले गए। अगर हारती हैं तो ये समझ लीजिए कि 2024 के लिए विपक्ष का सपना भी टूटेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को एक बड़े रोल की तैयारी में देख रहे हैं विपक्ष। हारी तो राजनीतिक अस्तित्व पर जरूर सवाल खड़े होंगे। हालांकि ताकत पूरी झोंक दी है ममता बनर्जी ने, तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे ममता बनर्जी हो, दोनों के लिए ही ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो है सुमित, वो बहुत अहम है। आज जो नतीजे आने वाले हैं 8 बजे हम वो नतीजे दिखाना शुरू कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं आज की ये लड़ाई। बिल्कुल, और दोनों के लिए मोदी हो या दीदी हो, उनके किसके साथ खेला होबे और किसका खेला खराब होबे, इस पर सबकी नज़र रहने वाली है। लेकिन इससे बड़ी चीज़ मेरी नज़र में आज भी कोविड है और कोरोना है। क्या जो 4 लाख का आंकड़ा आया था आज कम होगा या और बढ़ेगा, उस पर भी हमें नज़र रहेगी। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, ये हमारी सोशल मीडिया की वॉल आप इस वक्त देख पा रहे हैं मेरे बाएं हाथ की तरफ। इसमें लगातार आपको आंकड़े मिलते रहेंगे, डिटेल्स मिलते रहेंगे एबीपी रिजल्ट्स के जरिए। #ABP रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हमारे ट्विटर हैंडल पर आप जा सकते हैं और वहां जाकर हमारी न सिर्फ कवरेज की खास बातें देख सकते हैं, बल्कि आप #ABP रिजल्ट्स लिखकर जो अपनी राय देंगे वो भी आपको यहां पर दिखाई देगी। नतीजे आते रहेंगे, उसका विश्लेषण होता रहेगा। चुनाव के आंकड़े और कोरोना के आंकड़े, कोरोना के आंकड़े उन 5 राज्यों पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। जब जहां चुनाव हुआ था तब वहां पे कोरोना का क्या नंबर था, और जब चुनाव खत्म हुआ, यानी आज 2 मई के दिन, 26 फरवरी चुनाव शुरू होता है, 2 मई चुनाव खत्म होता है, तब कोरोना का ग्राफ किस हद तक बढ़ चुका है, उस पर भी लगातार हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ 3 और खास मेहमान जुड़ गए, बारी बारी से सबका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल, जिन्होंने पूरा पश्चिम बंगाल का एक एक कोना इस पूरे इलेक्शन में कवर कर लिया। मनोज्ञा मेरे साथ है। मनोज्ञा, स्वागत है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, हमारे एक्सपर्ट के तौर पर। आप सबका स्वागत है। एक पहला कमेंट मनोज्ञा मैं आपको लेना चाहता हूं, क्या आज के दिन, अब जबकि बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा भी और वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, मॉल बंद रहेंगे, सड़क नहीं होंगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाई जा रही है, क्या आपको लगता है बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? बिल्कुल सही, इतनी देर कर दी कि अब मामले 17,000 पार कर गए हैं और वो भी सिर्फ 55,000 टेस्ट पर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में अगर 1 लाख टेस्ट हो गए तो आंकड़े शायद 30 से 40,000 क्रॉस कर जाएंगे, जो अभी तक के भारत के सबसे खराब आंकड़े होंगे। लेकिन इसमें दोष हर दल का है। जहां एक और तृणमूल कांग्रेस है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी, वाम मोर्चा। भले ही वाम मोर्चा ने एक शुरुआत करके पहले अपनी बड़ी बड़ी रैलियां बंद कर दी हो, लेकिन जिम्मेदारी हर दल को लेनी होगी, हर सरकार को लेनी होगी। आज जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोलकाता में हर दूसरा आदमी संक्रमित है, बंगाल में हर तीसरा आदमी संक्रमित है, और वो भी तब जब टेस्ट की संख्या कम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं सुमित कि जब बंगाल में टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, कल ही 24 घंटे के दौरान 500 बेड बढ़ाए गए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में तो अभी स्ट्रांग रूम है, लेकिन गीतांजलि स्टेडियम और बाकी सारे इलाकों में धीरे धीरे बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कोविड पीड़ितों की संख्या है, जो संक्रमित लोगों की संख्या है, हो सकता है ऑक्सीजन की कगार पर आकर बंगाल खड़ा हो जाए, और इसका दोषारोपण हर दल पर होता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। आज जो भी चुनाव जीतेगा, चाहे बीजेपी जीते चाहे ममता जीते, लेकिन आज उनके लिए चुनाव जीतना सबसे कठिन चुनाव होने वाला है। एम आई राइट दिबांग?
कि ये चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको सबसे बड़ी और कड़ी लड़ाई इस वक्त कोविड से लड़नी होगी। ये जो पूरा रायता फैला है बीते 1.5-2 महीने के दौरान, उसको समेटना नई सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, बहुत कड़ी चुनौती होने वाली है सुमित। और मैं एक तरीके से एबीपी न्यूज आप सबको बधाई देता हूं कि मैं देख रहा हूं सब लोग यहां पर मास्क लगाए हुए हैं। ये संदेश बहुत जरूरी है कि मास्क जरूरी है, घर पर भी जरूरी है। और ये संदेश जब लोग देख रहे होंगे इस चैनल को तो ये संदेश सबको मिलेगा। इसकी बहुत जरूरत थी सुमित, चुनावों के दौरान भी, कि हमारे नेता जब मंच पर पहुंचे तो सब लोग मास्क लगाएं। मंच पर कोई कार्यकर्ता बिना मास्क के तो कम से कम उससे ये कहें कि आप मंच पर बिना मास्क के हैं, आप नीचे उतरिए। जब भी बड़े नेता इस तरह का काम करते हैं, फॉलोअर्स उसको देखते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल बना, इससे लगा कि कोरोना खत्म हो गया, एक तरीके से ऐलान हो गया कि भाई कोरोना अब रहा नहीं। उसके बाद लोगों ने मंच पर देखा, फिर बात हुई, बड़े बड़े नेताओं को मंच पर देखा। हमने कभी नहीं देखा टेलीविजन में कि किसी नेता ने इस पर कहा हो कि भाई आप लोग मास्क लगा लीजिए। मास्क की बात ही कतई नहीं हुई, क्योंकि मास्क की बात होती तो कोरोना का डर की बात होती, कोरोना की बात होती। उससे बचते हुए लोगों ने ये काम किया। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये देखिए कि वैक्सीन की बात उछली कि भाई वैक्सीन आ गई है, सबको लग रहा है तो बिल्कुल खत्म है कोरोना। लोग ये सब सुनते देखते 24 घंटे जब बाहर घर में देख रहे हैं तो वो बाहर निकले और उसके बाद कोरोना ने धर दबोचा। क्योंकि आप किसी तरह का भी माहौल बना दे, कोरोना माहौल के झांसे में नहीं आता। ये त्रासदी है। अगर आप आंकड़े देखें तो करीब 200 से 300% जो आप सवाल पूछ रहे थे, वो केसेस बढ़े हैं इस दौरान जब ये वोटिंग हुई है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और ऐसा होता है कि चुनौती जब आती है तो धीरे धीरे आप उसको संभालते हैं। आप धीरे धीरे नहीं, स्विमिंग की अगर टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो आप सीधे डीप एंड में होंगे। सीधे कोरोना का प्रकोप चारों तरफ से बहुत गंभीर तरीके से आपको घेरे हुए होगा और उसमें आपको रास्ता निकालना होगा। ऐसी हालत में जब आपके पास न तो रेमडेसिविर है, न तो कोर्ट के कहने के बावजूद आपके पास ऑक्सीजन है, न बेड है, न अस्पताल है। डॉक्टरों की बात जो एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में होने वाली है कि डॉक्टरों और नर्सेस की हालत खराब है। कोर्ट दर कोर्ट लगातार चुनाव आयोग पर उंगली उठा चुका है, चाहे वो मद्रास हाईकोर्ट हो, चाहे कलकत्ता हाईकोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा सुमित, क्योंकि पंचायत चुनाव हुए इसी दौरान 4 दौर के उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही बात कही कि चुनाव आयोग उसके लिए आप कोर्ट दर कोर्ट कहीं चले जाइए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, किसी भी कोर्ट ने, किसी भी अदालत ने किसी भी वक्त ये नहीं कहा कि उनके इलाके की सरकार, उनके सूबे की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एकमात्र स्टोरी अभय दुबे जी जो इन दिनों देखने को मिली वो महाराष्ट्र के नंदुरबार के डीएम की, डॉक्टर राजेंद्र की। और वो उन्होंने उस व्यक्ति ने 7-8 महीने पहले ये भांप लिया अक्टूबर नवंबर में कि दूसरी लहर भी आएगी। और नंदुरबार जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑक्सीजन प्लांट उसने बना लिए, तीसरा बन रहा है। 5 अलग अलग छोटे छोटे जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट बनने शुरू हो गए। तो जो काम एक डीएम जिसकी उम्र महज 40 साल के आसपास होगी वो ये सोच सकता है, उसके पास विजन हो सकता है, उसके पास चिंतन हो सकता है, तो ये विजन, ये चिंतन बड़े बड़े लोगों के पास क्यों नहीं दिखाई दिया? कमी कहां रह गई अभय दुबे साहब? सुमित, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, जो प्रशंसनीय उदाहरण दे रहे हैं, मैं कहता हूं ये मसला दूरंदेशी का है। आप देश के जो मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार हैं, उनका भी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से 29 तारीख को उनका सारे देश के अखबारों में इंटरव्यू छपा था जी, जिसमें उन्होंने ये मान लिया था कि हम लोग तैयार नहीं थे, हम लोगों को अंदाजा नहीं था इस तरह से कोरोना का दोबारा हमला होगा। हम लोग दरअसल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। जब देश के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार ये मान रहे हैं कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में सरकार किसी भी तरह की कोई तैयारी सरकार के पास नहीं थी, न किसी भी प्रकार का कोई साइंटिफिक इनपुट सरकार के पास था। जब बिहार का चुनाव हुआ था, जिसमें हम सब लोग, मैं मानता हूं मैं भी उसके अंदर दोषी हूं, जब बिहार का चुनाव हुआ था तो बिहार में बड़े पैमाने पर भीड़ें हुई, बड़े पैमाने पर रोड शो हुए, बड़े पैमाने पर रैलियां हुई और वहां पर आंकड़ों के लिहाज से कोरोना में कोई बड़ा स्पाइक नहीं दिखाई पड़ा। ये नहीं दिखाई पड़ा कि बड़े पैमाने पर चुनाव की वजह से कोई कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इससे ये अखबारों में और मीडिया मंचों के ऊपर एक नए किस्म का फिक्रा आया, जिसे कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ बिहार एक्सेप्शन। तो
और मजाक में ही कहा जाने लगा कि कोरोना जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है, जब चुनाव होता है तो कोरोना चुनाव से दूर रहता है। इस तरह की बातें कही जाने लगी। इस तरह की अपने आप को खुश रखने वाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ अपीजिंग डिस्कोर्स, अपने आप को खुश रखने वाली बातें की हम लोगों ने। दूरंदेशी की तरफ से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया, किसी भी किस्म की कोई तैयारी नहीं की। और जबकि जब पहली लहर आई थी तभी सरकार को, विशेषज्ञों को और हम सब लोगों को इस बात को सोचने लगना चाहिए था कि अब हम लोगों को जन गोलबंदी करने की नई तरकीबें सोचनी चाहिए। हम लोगों को चुनाव कैसे कराए जाए सुरक्षित पूर्वक, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जिस संस्था से आता हूं, उस संस्था ने जब से कोरोना आया है आज तक कोई भी वर्कशॉप, कोई भी सेमिनार आमने सामने बैठ के नहीं किया है। सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। लेकिन सरकार, इसको जनता की भाषा में कहते हैं कि गवर्नमेंट वो है जो मिनट मिनट पर गौर करे। तो ये सरकार जो है मिनट मिनट पर गौर करने में पूरी तरीके से कामयाब रही। उसके जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार हैं, उनका वक्तव्य इस बात का सबूत है। ये सरकार खुद अपनी पीठ ठोकती रही, अपने मुंह मियां मुट्ठी बनती रही। भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने तो एक प्रस्ताव पास किया है। अगर आप उस प्रस्ताव को पढ़ें, जिसमें उन्होंने श्रेय लिया है कि हमने कोरोना को पराजित कर दिया है, देश में मोदी जी का कद बहुत ऊंचा उठ गया है और हमारी बल्ले बल्ले है। मैं केवल भाजपा और उसको दोषी, मैं कह रहा हूं मैं खुद भी दोषी हूं। हम सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं। लेकिन जो सरकार में है वो कटघरे में ज्यादा खड़े होंगे, उससे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। जो विपक्ष में है उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। अभय जी, लोकतंत्र को ठीक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।